Hello guys, welcome back in the study of SK Kapadia Advanced Learning. सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1498 से 1947 तक एक्सटेंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं डीपली डिस्कस करूँगा इसके बारे में, जिसमें कोई भी पॉइंट में कमी ना रहे। और चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टार्ट होता है इसका यहाँ से होता है कि 17 मई 1498 यानी 17 मई 1498 का ऐसा एक दिन था जब यूरोपियन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में आए। और गाइस वो थे पोर्टुगीज़, और इन्होंने जो अपना डेरा जमाया वो जमाया अपने कैलीकट में, जो कि आज काजीकोड के नाम से जाना जाता है। और गाइस जो काजीकोड है ये केरला में पड़ता है। और गाइस जो यहाँ का राजा था, जो किंग था काजीकोड का यानी कालीकट में, वो था जमूरियन। किंग जमूरियन के नाम से उसको जाना जाता है। और जिसने हमारे हिंदुस्तान पर जो पवित्र देश में पैर रखा वो था वास्को डी गामा। तो गाइस जो फर्स्ट पोर्टुगीज था जिसने हमारे इस पवित्र देश में अपने कदम रखे वो था वास्को डी गामा। और गाइस ये जो था एक ट्रेडर था, ट्रेडिंग करता था यानी व्यापार। जो हमारे हिंदुस्तान की चीज़ें थी, जो हमारी इंडिया की चीज़ें थी, वो जाके अपने यूरोपियन देश में बेचता था। जैसे कि इंग्लैंड आ गया तो ये पुर्तगाल में भी बेचता था ये चीज़ें। और आपने तो कहावत ये सुनी होगी कि घर का बेती लंका ढाए। वास्को डी गामा ऐसे आ नहीं सकता था, लेकिन जो हमारे गरदार था, जो गुजरात का रहने वाला, वो भी एक मर्चेंट था। उसकी मदद से, जिसका नाम अब्दुल मजीद था, उसने वास्को डी गामा को अपने देश में लाया यानी हमारे हिंदुस्तान में, और उसको रहने के लिए पनाह भी दी और उसकी मदद की। जब वास्को डी गामा ने देखा कि ये देश अमीर है, यहाँ पे हर एक चीज़ है, क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, उसने तो हिंदुस्तान में ही, हमारे हिंदुस्तान में ही रहने की ठान ली। और गाइस 1502 में यानी 1502 में पुर्तगीज़ ने अपनी एक फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर दी। वो की उन्होंने कोचिन में, जो आज के टाइम कोची के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो अपना पहला गवर्नर रखा पुर्तगीज़ ने, उसका नाम था फ्रांसिस्को डा अल्मेडा। तो इंडिया में उन्होंने अपना गवर्नर रख लिया। हालांकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है कोचीन में रखी थी, लेकिन वो चाहते थे कि हम गोवा को भी कैप्चर कर लें, गोवा को भी अपने अंडर में कर लें। और उस वक्त जो गोवा पे रूल कर रहे थे वो थे सुल्तान्स, जो विजयपुर के सुल्तान थे। विजयपुर को वो हैंडल करते थे। पूरा गोवा, उनके जितना भी था एरिया, वो उनके अंडर में आता था, जो विजयपुर के सुल्तान थे। पुर्तगीज़ ने पूरा जोर लगाया गोवा को कैप्चर करने में, लेकिन सुल्तान कभी नहीं मान रहे थे। लेकिन गद्दार निकला एक, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो फेमस रूलर था विजयपुर का, जिसका नाम है कृष्ण देव राय। पुर्तगीज़ ने उनकी मदद ली और सुल्तान को हरवा दिया। और गाइस 1510 में यानी 1510 में पुर्तगीज़ ने गोवा को कैप्चर कर लिया। जब गोवा उनकी पोजीशन में आ गया तो उनकी ग्रेडीनेस और बढ़ती गई, लालच उनका बढ़ता गया। गाइस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जब गोवा को उन्होंने कैप्चर किया तो उस वक्त जो गवर्नर थे वो थे अल्फेंसो डी अल्बर्क। और उन्होंने जो सती प्रैक्टिस थी
उन पे भी बैन लगाने की कोशिश की। तो गाइस मैं बता दूं, जो सती प्रैक्टिस है, जो पहले से एक कस्टम बना के रखा था कि एक ये रूल है कि पति के साथ क्रीमेशन करनी है, कि पति के साथ पत्नी को भी जलना पड़ता था। तो इन्होंने स्टॉप करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि सती प्रथा जो सती प्रैक्टिस है इसको स्टॉप किया जाए। लेकिन बाद में 1828 में जब जो वायसराय थे हमारे विलियम बेंटिक, उन्होंने राजा मोहन राय की मदद लेके सती प्रथा को ख़त्म किया। इसके बाद फ्रेंड्स 1530 में यानी 1530 में पोर्टुगीज़ ने क्या किया कि जो कैपिटल थी कोचिन में, उसको शिफ्ट कर दिया गोवा को। गोवा में उसको शिफ्ट कर दिया। और उस वक्त जो गवर्नर थे वो थे नीनो दा कुन्हा। और वो चाहते थे कि जो हमारी एक्सपेंशन है वो और बढ़ जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करेंगे कि जो दामन एंड ड्यू है उसको भी अपने पोजेशन में ले लेंगे। तो गाइस उन्होंने दामन ड्यू को कैप्चर करना शुरू कर दिया। 1535 का टाइम है जब उन्होंने क्या किया कि जो दामन एंड ड्यू है उस पर पोजेशन अपना कर लिया 1555 में, यानी 1549 में। जब ब्रिटिश ने सुना कि इंडिया भी एक रिच कंट्री है, एक अमीर कंट्री है, एक अमीर देश है, तो क्यों ना हम भी वहाँ पे जाके देखें कि ये सच है या झूठ है। सो गाइस जब ब्रिटिश का मन किया कि हम जाएंगे वहाँ पे देखने की सच में ये रिच कंट्री है, तो उन्होंने क्या किया कि 1582 में यानी 1582 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक अपना ऑफिसर भेजा जिसका नाम था रॉल्फ फिच। तो जब उसने बताया कि मैं जो उस वक्त मुगल थे, वो जो राजा थे वो उस वक्त अकबर थे, अकबर वहाँ पे रूल कर रहे थे, वो किंग थे वहाँ पे, तो वो मिलना चाहता था रॉल्फ फिच। तो वो अकबर के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और गाइस जब 1599 का टाइम आता है, यानी 1599 का टाइम आता है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक कानून पास किया, एक चार्टर एक्ट पास किया जिसको रॉयल चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं हम, शाही कानून। इस एक्ट को पास करने के बाद जो ब्रिटिश थे 1600 में यानी 1600 में ब्रिटिश वालों ने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी। अब कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है। जब 1602 आता है 1602, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इंडिया में पहुंच गई, लेकिन उनके पास ज़्यादा मनी नहीं था, यानी इतना बजट नहीं था कि वो खुद की फैक्ट्री खोल सकते। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें क्या था कि जो लोग पैसा खर्च करेंगे वही कंपनी के मालिक बन जाएंगे। इस पॉलिसी में उन्होंने ये लिखा था, ये बोला था, एज लाइक जैसे शेयर मार्केट होती है इस तरीके से उन्होंने ये। और ये जो इन्होंने पॉलिसी चलाई, ये पहली दफ़ा हुई कि इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करके और फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट शुरू करना चाहिए, और ये कामयाब भी हो जाते हैं। जब 1605 आता है 1605, तो उन्होंने एक अपनी नई फैक्ट्री खोली इंडिया में मसूलीपट्टनम में, और अपनी कैपिटल भी वहाँ पे बना दी पुलिकट में जो तमिलनाडु में है। लेकिन अभी तक जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी, लेकिन इंडिया में अभी इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था। लेकिन 1609 में उन्होंने क्या किया
जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी वो पहुंच गए हिंदुस्तान में हमारे सूरत में, और वो पहुंचे थे शिप के ज़रिए। और उस शिप का नाम जो था वो था हेक्टर। जो हेक्टर शिप थी उसमें वो आए और सूरत में पहुंच गए। और जो शिप के कैप्टन थे उनका नाम था विलियम हॉकिन। और जो ब्रिटिशर थे ये चाहते थे कि जो विलियम हॉकिन है वो जाएं परमिशन लेने के लिए फैक्ट्री को। और उस वक्त जो राजा थे, जो किंग थे, वो थे जहांगीर। मुगल किंग थे ये जहांगीर। तो उनके साथ मिलने के लिए ब्रिटिशर ने अपना जो विलियम हॉकिन थे उनको भेजा। लेकिन जो हॉकिन थे वो 2 साल तक वहाँ रहे। जो जहांगीर थे उनको वो नहीं मना सके, उनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ। जहांगीर ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1612 में यानी 1612 में अपना एक दूसरा ऑफिसर भेजा, कैप्टन, जिसका नाम था कैप्टन मेडल्टन। उसको उन्होंने कुछ पैसे दिए और कुछ गिफ्ट दिए और बोला कि ये जो राजा हैं और ऐसा ही हुआ कि जो सेकंड ऑफिसर थे उन्होंने जो गिफ्ट थे और जो पैसे थे वो उनको दिए, और जो राजा थे उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उनसे 3 फैक्ट्रियाँ लगाने की एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए। और जो ब्रिटिशर थे उन फैक्ट्रियों के लिए वो उन्होंने मानना था एग्रीमेंट पे 10 का 100% टैक्स जो मानना था। और इंडियन जो थे वो हमारे हिंदुस्तानी जो खुश थे, वो राजा भी खुश था कि हाँ ठीक है, किंग भी खुश कि हाँ मैं इतना मिलेगा तो ठीक है। तो उन्होंने पहली जो फैक्ट्री अपनी लगाई वेस्ट में, जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है, जो वेस्ट वाला एरिया है, तो उन्होंने वहाँ पे लगाई सूरत में। और वो लगाई उन्होंने 1613 में यानी 1613 में। दूसरी फैक्ट्री जो ये लगाते हैं वो लगाते हैं साउथ में मसूलीपट्टनम में, और ये लगाते हैं 1631 में यानी 1631 में। और इनकी जो तीसरी फैक्ट्री थी वो लगाई इन्होंने ईस्ट में, और वो लगाई इन्होंने हरिहरपुर में जो उड़ीसा में है, डिस्ट्रिक्ट बालासोर में आता है ये। तो ये लगाई इन्होंने 1633 में यानी 1633 में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ तक ही डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके आगे का जितना भी स्ट्रगल हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। So thanks again with this expectation that you will subscribe my YouTube channel SK Kevadia Advanced Learning. If you could note any flaw in my video, so you can share with me in the comment box.